आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो जीतन राम मांझी अजब गजब खुलासे करते चले जा रहे हैं लगातार। पिछले एक सप्ताह में उन्होंने जितने सारे खुलासे और जितनी सारी बातें की है उससे स्पष्ट हो रहा है बहुत सारी चीज़ें जो चुनाव को लेकर भी कही गई कि डीएम किस तरह से उन्हें डीएम ने एक उनके कहने पर उनके किसी कैंडिडेट को जिताया। आप लोग निश्चिंत हैं कि ईवीएम से चल रहा है, सब राम राज चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें सब कुछ पटरी पर हैं, सही से चल रही हैं। लेकिन जिस तरह की बातें और खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह के बयान आ रहे हैं वे सब इन तमाम दावों और इन तमाम चीज़ों को धराशायी करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही है। चुनाव भी आजकल भी, पहले तो कहा जाता था कि डीएम लोग मैनेज कर लेते हैं, डीएम लोग चुनाव जिता देते हैं, डीएम को घूस खिला दिया जाता है तो वो काम कर देता है। बहुत सारी बातें पहले चलती थी और शायद उन बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा खासा विश्वास भी होता था इन बातों पर। और कई बार जो आरोप भी लगाए जाते थे बहुत कुछ सच्चाई भी रहती थी, कई सारे लोग इस तरह की धामलियाँ करते भी थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से मशीन और बाकी चीज़ें आई है उसके बाद भी अगर इन लोगों के द्वारा की जा रही है कुछ मतगणना के दौरान हेर फेर अधिकारियों के द्वारा, डीएम के द्वारा या और सब जो बड़ी पदाधिकारी चुनाव के बड़े बड़े आयोग से जुड़े लोग रहते हैं, अगर और वोट चोरी तो ऐसे ही नेशनल मुद्दा बना हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब ईवीएम से भी कैसे वोट चोरी की जा रही होगी। हालांकि वोट चोरी की तमाम जो चीज़ें आ रही है सामने उसमें तो डुप्लीकेट वोटर्स, बाहर से वोटरों को मंगा कर वोट करवाना, पैसे देकर वोट खरीदने की सरकारी तौर पर भी कोशिश करना, तमाम सारी बातें सामने आ ही रही। और कई जगह हरियाणा वगैरह में तो आया कि 25 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स जो कि अस्तित्व में हैं ही नहीं और ऐसे वोटर्स की लिस्ट में नाम चढ़ाई गई और उनसे वोटिंग कराई गई। बहुत सारी चीज़ें, कैसे वोटिंग उनसे कराया जाता है, किस तरह से उनके वोट फीड किए जाते हैं। और अब तो ईवीएम का सोर्स कोड वगैरह जो चुनाव कराते हैं उनका जो सॉफ्टवेयर है, इन सब को भी पड़ताल की बात होने लगी है और इस पर भी चर्चा होने लगी है। हालांकि कई सालों से राहुल गांधी और तमाम नेता इस बात को उठाते रहे हैं और मांगते रहे हैं कि आपका सोर्स कोड क्या है ईवीएम का, जिससे आप चुनाव जीतते हैं। गुजरात वगैरह में बहुत सारे चुनाव लगातार जो जीते गए, उन तमाम चुनावों की जीत ने शंकाएँ पैदा की और वही गुजरात मॉडल अगर देश भर में लागू किया जा रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है दायरा और कई सारी राज्यों की सीटें और वहाँ के पूरी विधानसभा को हड़प लिया जा रहा है जीत के माध्यम से, तो तमाम बातें, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं इस तरह से और स्पष्ट भी हो रही हैं। और जीतन राम मांझी ने तो स्पष्ट कहा कि हमने हमारे कहने पर किसी एक कैंडिडेट को जिताया गया था 2600 वोटों से, वो पीछे चल रहा होगा तो उसको कैसे आगे कर दिया गया डीएम के द्वारा। और वहाँ के डीएम दूसरे राज्य में हैं, उनका वही पुराना राग अलापा जा रहा है। पहले भी शायद जीतन राम मांझी ने कभी इस तरह की बातें की थी और उनसे पूछा गया था। तो खैर, जैसे ही सही बातें सामने तो आ रही हैं, गड़बड़ियाँ तो की जाती हैं, अधिकारियों को मैनेज अभी भी किया जा रहा है और ईवीएम पर भी उनका सोर्स कोड और तमाम चीज़ें जो जारी नहीं की जा रही हैं उससे शंका आता है कि शंका पैदा होती है कि ये लोग किस तरह से उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, चीज़ों को किस तरह से अपने पाले में करने के लिए वोटों को भी अरेंज करने का कुछ षड्यंत्र और कुछ तकनीक लगाते हैं। ऑनलाइन वोटरों को डिलीट करने और चुनाव वोटर लिस्ट जो होते हैं उनमें छेड़छाड़ करने की बातें भी सामने आई, उनके बहुत सारे उदाहरण भी सामने आए हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद भी जीतन राम मांझी का जो ये दावा है कि हमने डीएम को कहा और डीएम ने हमें हमारे एक कैंडिडेट को जितवा दिया, 2600 वोटों से जितवा दिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। अगर इस तरह से आजकल भी ईवीएम के बाद भी सारी तकनीकें लगाने के बाद भी, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मोड में करने के बाद भी अगर कोई डीएम या अगर कोई निर्वाचन पदाधिकारी या चुनाव आयोग से जुड़ा कोई व्यक्ति इस तरह की गड़बड़ियाँ अगर कर पा रहा है और किसी को भी जितवा पा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या नहीं होगी और इसकी किस तरह से जाँच होनी चाहिए, किस स्तर से जाँच होनी चाहिए। लेकिन तमाम लोगों के द्वारा बातें उठाने के बाद भी इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है, सरकारें चुप बैठ जाती हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है
और न ही कोई इस तरह की जांच की प्रक्रिया को तय किया जाता है कि कैसे जांच कराई जाए, कैसे जांच कराई जाए, जांच कराई जाए कि नहीं कराई जाए। ऐसी बेवकूफ़ा टाइप के जो चल रहे हैं सरकार के रवैये, जब कोई गंभीर मसला आता है सामने तब भी इन लोगों की आंखें नहीं खुलती है, कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, कोई काम करने को तैयार नहीं होता है। चुनाव किस तरह से धांधली से जिताया, किस डीएम ने किसको जितवाया, कैसे पैरवी और किस तरह से धौंस में लाकर गृह मंत्री ने कई सारे अधिकारियों को लोभ दिया या लालच दिया या डंडा चलाया, बहुत सारी बातें सामने आई। गृह मंत्री क्यों चुनाव के वक्त और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद तमाम अधिकारियों से मिल रहे थे, सीसीटीवी कैमरे बंद करके होटल में, और जिस तरह से सबसे दुआ सलाम किया जा रहा था, क्या बातें हो रही थी। बहुत सारी बातें जो उस समय चर्चा में भी आई, लेकिन उन पर कोई आगे बात किया नहीं गया, बढ़ाया रह गया उन चीज़ों को। और अब भी जब उसी एनडीए के सहयोगी दल के एक प्रमुख नेता जीतन राम मांझी ये आरोप लगा रहे हैं कि डीएम ने हमारे कहने पर हमारे एक कैंडिडेट को जितवाया था, तब भी हम लोग या सरकार इस पर जांच की शुरुआत नहीं कर रहे, इसको संज्ञान में नहीं ले रहे, इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। क्या इसी तरह से चुनाव को अभी भी पुरानी तर्ज पर ही अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, जिनकी जो मनमानी होगी वो करते रहेंगे, जिसको जैसे तैसे जिताया जाएगा, हराया जाएगा, किनके वोट कैसे क्या गड़बड़ करते हैं ये लोग, मशीन में भी किस तरह से गड़बड़ियाँ कर लेते हैं, ये तमाम बातें क्यों नहीं सामने आ रही है, क्यों सामने नहीं आती है, या इन पर क्यों नहीं पूरी तरीके से जांच की प्रक्रिया बैठाई जाती है, शुरुआत की जाती है। किसी बड़ी एजेंसी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, जो व्यापक तकनीक से लैस सारी एजेंसियां हों। चुनाव आयोग गड़बड़ियाँ करेगा तो क्या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? चुनाव ही इस लोकतंत्र की रीढ़ है, और अगर रीढ़ को ही इधर से उधर डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, जो 10-12 हड्डियाँ बची हैं रीढ़ की, उनको भी इधर उधर करके लोग पूरे देश के लोकतंत्र का ढांचा ढहा देंगे, बर्बाद कर देंगे, लुंज पुंज कर देंगे। ऐसी तकनीक से चल रहे हैं, और इस तरीके से जो चल जा रहा है इसकी बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है इन सब चीज़ों को देखकर। इसलिए सबों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, और सबों को आवाज़ भी इसके खिलाफ उठाने की ज़रूरत है। अगर धांधली से चुनाव जीते गए तो क्यों नहीं उन चुनावों की जांच कराई जानी चाहिए। उस एक विशेष पद या उस एक विशेष सीट पर जो हुए चुनाव, उनकी गणना जो हुई, जो अधिकारी शामिल थे, जो तमाम लोग शामिल रहे, और उनकी फिर से काउंटिंग की प्रक्रिया, ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए। ऐसे ही चुनाव कोई भी जीत लेगा किसी तरह से मैनेज करके, लूटपाट करके, अधिकारियों को बरगला कर या धमका कर, ऐसे पदाधिकारियों को धमका कर जिताया जाता है। अगर चुनाव प्रलोभन देकर जिताया जाता है, या उन्हें रिटायरमेंट के बाद, बड़े बड़े अफसरों को रिटायरमेंट के बाद भी पोस्टिंग का लोभ दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जस्टिस वगैरह को भी इस तरह से किया जा रहा है, मैनेज, न्यायपालिका के लोगों को भी इस तरह से मैनेज किया जा रहा है। ये क्या तमाशा चल रहा है, किस तरह की भेड़गर्दी चल रही है। लोकतंत्र के नाम पर ये लोग लूट मचा के रखे हुए हैं, देश भर में बर्बाद करके रख दिया है। न कहीं कोई नियम कायदा चल रहा है, न कहीं संविधान का कोई मतलब है, न कहीं किसी तर्ज से सही तरीके से जहाँ बातें उठ रही हैं उसको कोई संज्ञान में न ले रहा है। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। और आज ही कल की बात है, जीतन मांझी ने जो कमीशन की बात उठाई है और बताया कि कैसे कमीशन में 5 करोड़ रुपये 5 साल में आ जाते हैं इन लोगों के पास। क्या यही सांसद और मंत्री और या जो भी पदधारी होते हैं जो चुनाव जीतते हैं इसी तरीके से काम करते हैं? यही इनके चुनाव लड़ने की मंशा इसीलिए रहती है कि हम करोड़ों के वो कमीशन वसूल लेंगे। कैसा कमीशन चल रहा है, इतना सारा कमीशन क्यों चल रहा है? कौन से गोरख धंधे चलाते हैं ये लोग जो इतने मोटे कमीशन और सरकारी खजाने पर बोझ बनते चले जा रहे हैं? बहुत सारी बातें जो हैं जिनको लेकर अगर लोग बात नहीं करेंगे, अगर लोग चर्चा में नहीं कर लाएंगे, अगर ऐसी चीज़ों को लोग बढ़ाएंगे नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे आंदोलनों में, चाहे वो वोट चोरी से जुड़ा हो, चाहे लोकतंत्र से जुड़ा कोई बात हो, या भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई बात हो, ऐसी बातों पर अगर काम नहीं किया जाएगा जमकर, तो ये देश धीरे धीरे रसातल में चलता चला जाएगा। 80 साल होने वाले हैं आज़ादी के, और अभी हम 80 करोड़ लोगों को सिर्फ अनाज के बदौलत जिंदा रखे हुए हैं। न तो उनको काम मिल रहा है, न तो काम का दाम मिल रहा है। रोजगार भी मिल रहा है तो उसका पैसा हड़प लिया जाता है। जो रोजगार गारंटी का कानून होता है उसको भी जैसे तैसे रद्द करके बर्बाद कर दिया जाता है। ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर अगर सबों की राय नहीं आएगी, सब लोग बोलेंगे नहीं, जहाँ तहाँ लोग अपनी बातों को या अपने जनप्रतिनिधियों को इसका एहसास नहीं कराएंगे, तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ उनकी मनमानियाँ और वो बेफजूल के खर्चे करते रहेंगे। वे हेलीकॉप्टर से चलेंगे और आपको पैदल भी हवाई चप्पल नसीब नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं देश में बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक स्थिति में चलता चला जा रहा है देश, जबकि ये देश कई बार कंगाल हो चुका है
कभी हमें सोना गिरवी रखना पड़ा, कभी हमें बार बार भारी भारी भरकम कर्ज लेना पड़ा। आजकल फिर से मंदी की बात होने लगी है कि अमेरिका में मंदी आने लगी है, सभी देशों पर इसका असर पड़ेगा। और इसीलिए अमेरिका छटपटा रहा है कि भारत को कैसे यूज किया जाए, भारत के धन को कैसे लूटा जाए, भारत के लोगों के श्रम को और भारत के लोगों का कैसे इस्तेमाल किया जाए। यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को हड़पना चाहता है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए बार बार वो दबाव डाल रहा है प्रधानमंत्री पर, बाकी सारे लोगों पर। और देश दुनिया में अगर मंदी इस बार आने वाली है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं लोग, बहुत सारे बड़े बड़े विकसित देश। और हमारा देश अभी भी भ्रष्टाचार में, कमीशन खाने में हमारे नेता लगे हुए हैं। हमारे नेता सिर्फ अपने पेंच और कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लोग सरेआम लोगों को मार रहे हैं, हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर उनके मंदिरों को फूंक दे रहे हैं। सारी कुछ अस्त व्यस्त स्थिति है, देश दुनिया पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन भारत सरकार का कोई आदमी कुछ भी कहने को तैयार नहीं, एक भी लाइन कोई बोल नहीं पा रहा है। इसीलिए हम लोग इनको जिताते हैं, ऐसे लोगों को। सिर्फ हिंदू हिंदू के नाम पर वोट मांगने की जो इन लोगों की साजिश रहती है, जो उनका रवैया रहता है, जिस तरह से हंगामा मचाते हैं देश भर में। जब विदेशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में या कहीं भी हिंदुओं पर इस तरह के अत्याचार हुए हैं, हाल में तो बांग्लादेश में कितना ज़्यादा अत्याचार चल रहा है, लगातार कई महीनों से वहाँ हिंदुओं को खदेड़ दिया गया है, मारपीट कर, कई लोगों को जिंदा जलाने का, मंदिरों को तोड़फोड़ करने का, ये सारी चीज़ें हो रही है। और भारत सरकार चुपे साधे बैठे सिर्फ इधर उधर छटपटाने में लगे हुए हैं। छोटे छोटे देशों में जाते हैं और प्रधानमंत्री बस आकर चुपके से अपने ऑफिस में, दफ्तर में, कोने में दुबके पड़े रहते हैं। यही रवैया है, यही हिंदू हृदय सम्राट है। ऐसे ही हिंदू हृदय सम्राट के भरोसे हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, आप संविधान को भी नहीं अगर लागू करा पा रहे हैं या संवैधानिक तौर पर बोल नहीं पा रहे हैं, या बड़े बड़े मसलों को चुप रह के चुनाव जीतने के लिए यूज करना चाहते हैं। कभी पुलवामा का उपयोग चुनाव जीतने के लिए किया, अब बांग्लादेश के मुद्दे का उपयोग पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए किया जाएगा। और इसीलिए चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वहाँ से शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री को शरण देकर बैठे हुए हैं। वहाँ के लोग इसी मुद्दे को लेकर वहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, वहाँ के हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों को जानना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए, इन बातों को फैलाना चाहिए लोगों तक, और इस पर चर्चा विमर्श करना चाहिए। तभी सरकारें सही से काम करेंगी, और तभी जब तक उनके कान पर जू नहीं देंगी, जब तक उन तक बात नहीं पहुँचेगी, जब तक इसके लिए बढ़ोरा आंदोलन नहीं होगा सोशल मीडिया के जरिए या तमाम मीडिया के जरिए, लोग बातों को अपने फैलाएंगे नहीं। और जो जो बातें आ रही हैं, जिस तरह से सामने आ रही है बहुत सारी बातें, उन्हीं के नेता, उन्हीं के लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं। अभी मनरेगा गारंटी जो कानून खत्म किया गया, उस पर क्या कुछ कहा जा रहा है। अचानक से इन्होंने झपटमारी की तरह एक बढ़िया सा कानून, जिनसे करोड़ों लोगों को, 12-15 करोड़ देश भर के लोगों को लाभ मिल रहा था, उनसे रोजगार मिल रहा था, उनसे उनका परिवार चल रहा था, और ऐसे कानून को एक झपटमारी गिरोह की तरह इन्होंने निपटा दिया। जो वर्षों की मेहनत से कानून बनता है, उसको ये पल भर में 2 दिन के अंतराल में बाहर सदन जैसे तैसे अचानक सदन में पेश करके संसद में, और उसको ख़त्म करके निपटा के दूसरे एक फालतू टाइप के कानून को बना के डाल दिया, जिसमें टेक्नोलॉजी का इतना प्रयोग डाल दिया गया है कि लोग न तो उतने टेक्नोलॉजी से युक्त होंगे, न तो उनका एक काम करेगा, न तो नेटवर्क काम करेगा, न तो मोबाइल काम करेगा। लोग स्मार्टफोन लेकर के जाएंगे कुदाल चलाने, गड्ढे खोदने, और न तो कभी इनका नेटवर्क काम करेगा, न कुछ। तमाम एरर के ये बहाने बनाते रहेंगे कि आपका आधार फिट नहीं हो रहा था, आपका उंगली का निशान नहीं ले रहा है, तो आपका ये डाटा नहीं है, मैच कर रहा है। और इस तरह से हड़का के लोगों से मजदूरी उनकी लेंगे, खा जाएंगे उनका आधा पैसा, लोग काम करेंगे भी और उनका दाम भी उन्हें नहीं मिलेगा। ऐसे फालतूगिरी टाइप से जो नरेगा में संशोधन किया गया है, महात्मा गांधी का नाम हटाने के बहाने पूरे कानून को ही हटा के कूड़ेदान में डाल दिया है। और ऐसा बकवास कानून बनाया है जिसके लिए कोई चर्चा नहीं, देश भर में किसी को कोई जानकारी नहीं, बताया भी नहीं गया, पूछा भी नहीं गया, किसी से विमर्श भी नहीं किया गया, और राज्यों पर बोझ डाल दिया गया। तमाम राज्य गरीब हैं, अधिकतर राज्य गरीब हैं। जहाँ भी आबादी ज़्यादा है, वैसे राज्य इतने गरीब हैं कि वे कहाँ से 40% पैसा लगाएंगे नरेगा के लिए। इस तरह के जो अभियान हैं, जिनसे तमाम बेरोजगार लोगों को रोजी रोटी चलाने में, घर चलाने में मदद मिलती है। ऐसी स्थितियों पर अगर खुलकर नहीं बोला जाएगा, नहीं बताया जाएगा, लोगों को नहीं, नेताओं तक को नहीं समझाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये लोग इसी तरह की मनमानियाँ करते रहेंगे। वोट मांगने के समय कुछ भी मुद्दा उठा के ले आएंगे, जाति का मुद्दा, कोई जाति का मुद्दा उठा ले आता है, कोई धर्म का मुद्दा लेके चला आता है। और जब धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है जहाँ तहाँ देश विदेश में,
तो उस समय इनके चेहरे पता चल जाते हैं कि कहाँ हैं, क्या है, कैसे हैं, क्या करेंगे। कुछ आता जाता है कि ऐसे ही सिर्फ देश में ही हंगामा करके कोने में दुबक जाते हैं। इस तरह के कूप मंडूक लोग अगर देश दुनिया में जाते भी होंगे तो क्या बातें करते होंगे, किस तरह से डील करते होंगे। हमारी आबादी 150 करोड़ हो चुकी है। हम दुनिया की लगभग 6 हिस्से के आबादी रखते हैं इतनी छोटी सी जगह पर, और हमारे देश का प्रधानमंत्री या तमाम व्यवस्था से जुड़े लोग इस तरह चुपचाप बैठ जाएंगे, राजनीति करने लगेंगे, तो कैसे काम चलने वाला है। ऐसे हिंदू राष्ट्र जो हिंदुओं के हित के लिए एक शब्द बोल नहीं पा रहा है, ऐसा ही हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं क्या? अपने ही देश में थोड़े बहुत काम करके ये हिंदुओं के लिए और पूरी उनकी संपत्ति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। न तो उनको ज़मीन पर अधिकार रहेगा, न तो उनको काम का रोजगार का अधिकार रहेगा, न तो प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं इतने करोड़ों लोग उनको भरपेट खाने के लायक पगार मिलती है, न तो समय पर कुछ और व्यवस्था सहूलियत मिलती है, न तो सरकार की किसी योजना का लाभ मिलता है। ऐसी व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवाज़ उठाने की हर समय ज़रूरत रहती है। और ऐसे में जहाँ कहीं भी कोई भी इस तरह की कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए हर समय लोगों को तैयार होना चाहिए। जहाँ जिसके हित में आवाज़ उठाई जा रही है उन लोगों को अवश्य इस तरह की बातों पर संज्ञान लेना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे होते हैं हर बार और हर सप्ताह। अब हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह सप्ताह में एक दिन आप लोगों से सीधे रूबरू होते हुए और उस सप्ताह में घटी घटनाओं या चीज़ों पर चर्चा करें, बताएं, लोगों को जानकारी दें। और इन्हीं सब बातों पर बताते हुए हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े बात करें तो आप लोगों तक संदेश पहुंच जाए, देर सवेर ही सही, या बाद में भी आप ऐसे वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हैं, अपने साथियों से शेयर कर सकते हैं। जो संबंधित लोग हैं उन लोगों तक बातें पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, हम व्यवस्था की खामियों की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम लोगों के अधिकार की बात करेंगे, हम संविधान की बात करेंगे, हम नियमों की बात करेंगे, हम कानून की बात करेंगे। और इस तरह से जो लूटगर्दी मची है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसी की बात करेंगे हम। और कोई और राजनीति साधने की बात नहीं करने के लिए बैठे हुए नहीं हैं। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग जुड़े और जुड़ते ही चले जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और हमको लगता है इस बार जो मेरा इस चैनल पर पहला इस तरह का बड़ा प्रयास रहा है लाइव आने का, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देर रात्रि के लिए आप सबों को गुड नाइट। और मेरा इस माध्यम से सिर्फ आप लोगों से ही कहना है, धन्यवाद।